हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कोडर शॉर्ट। आज की वीडियो में हम आपको इनलाइन फंक्शंस के बारे में बताएंगे और स्टोरेज एंड स्कोप ब्लॉक के बारे में बताएंगे। अब ये क्या होता है इनलाइन फंक्शंस, पहले देखते हैं। इनलाइन फंक्शंस में जैसे अभी तक हम एक नॉर्मल फंक्शंस पढ़ते आ रहे थे। नॉर्मल फंक्शन में क्या होता था, हम कॉल कराते थे फंक्शन को। फंक्शन कॉलिंग जब कराते थे तो कंपाइलर क्या होता था, वहां से जंप करता था, फंक्शन जहां पर फंक्शन कॉल हो रहा होता था वो उस इंस्ट्रक्शन पे जंप करता था हमारा कंपाइलर। बट अब जब को कॉल करता था तो वो हमारी मेमोरी स्पेस जो होती थी वो बार बार कॉलिंग के लिए नहीं लेगी। वो एक फंक्शन बॉडी के लिए मेमोरी स्पेस एलोकेट है, हमारी मेमोरी स्पेस भी बचती थी। बट यहाँ पर एक टाइम का इशू भी होता है। टाइम का इशू कैसे, हम अगर मल्टीपल कॉल्स करा रहे हैं और हर बार जो कॉलिंग जब करा रहे हैं फंक्शन की, तो कंपाइलर क्या हो रहा है, बार बार जंप कर रहा है उस फंक्शन की बॉडी पे। कंपाइलर जो है जंप कर रहा है, दोबारा रिटर्न कर रहा है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे। तो इससे थोड़ा टाइम जो है वो एक्स्ट्रा लग रहा है हमारे लिए। तो हम इनलाइन फंक्शंस का यूज करते हैं। इनलाइन फंक्शंस क्या होते हैं, इनलाइन फंक्शंस जो होते हैं वो शॉर्ट फंक्शन होते हैं। इनलाइन से जैसे आप नाम से जान पा रहे हो, वन लाइन का फंक्शन होता है। फंक्शन के अंदर हम नॉर्मली वन लाइन लिखते हैं, स्मॉल कोड लिखा जाता है फंक्शन के अंदर। अगर स्मॉल कोड फंक्शन है तो हमें बार बार उसको जब कॉल कराएंगे तो वो जो कॉलिंग स्टेप होगा वहां पर कंपाइलर जो होगा जंप नहीं करेगा फंक्शन पे। वो इंस्टेड क्या करेगा, वो फंक्शन की जो बॉडी होगी उसको इंसर्ट करा देगा हमारे फंक्शन कॉलिंग वाले इंस्ट्रक्शन पे। अब ये कैसे करेगा, आप यहाँ डायग्राम में देखोगे। हमने एक ये है अभी तक का, हम जो अभी तक करते आ रहे थे, रिपीटेड कोड प्लेस्ड इन फंक्शन। इसमें क्या होता था, अब जब हम फंक्शन को कॉल करा रहे थे तो वो फंक्शन जो होता था जहाँ पर वो फंक्शन बना हुआ है, एक्चुअल में उसकी डेफिनेशन है, फंक्शन की डेफिनेशन पे वो जंप करता था। सेकंड टाइम जब कॉल कराई तो दोबारा फंक्शन की डेफिनेशन पे जंप करेगा, थर्ड टाइम कॉल कराई तो दोबारा फंक्शन की डेफिनेशन पे जंप करेगा। लेकिन अगर हम इनलाइन फंक्शन यूज कर रहे हैं तब क्या होगा, हम जब फंक्शन को कॉल कराएंगे तो इंस्टेड हमारा जो कंपाइलर होगा वो उस पर जंप ना करके उस फंक्शन की जो बॉडी होगी वो उसको मेन फंक्शन में ही इंसर्ट करा देगा। ये मेन फंक्शन में अगर हम कॉल करा रहे हैं तो हम ये बोलेंगे जहां पर वो कॉलिंग फंक्शन है वो वहीं पर उस फंक्शन की बॉडी को इंसर्ट करा देगा। और फंक्शन की बॉडी मेनली जो होती है बहुत शॉर्ट होती है। तो ये होता है इनलाइन फंक्शन। हम एक एग्जांपल देखते हैं तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो हम इनलाइन फंक्शन के लिए सबसे पहले लिखते हैं इनलाइन कीवर्ड। फंक्शन के आगे हमें इनलाइन कीवर्ड लिखना होता है। फिर फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखेंगे। यहाँ फंक्शन में मैं रिटर्न कराना चाहती हूँ कोई इंटीजर वैल्यू। फिर फंक्शन का नेम लिखेंगे, लाइक मैं ऐड कराना चाहती हूँ। और इस ऐड के अंदर वेरिएबल हम ले लेते हैं, दो वेरिएबल ले लेते हैं, एक इंटीजर ए ले लेते हैं, एक इंटीजर बी ले लेते हैं। हम इसमें पैरामीटर्स भी पास करा सकते हैं, देयर इज नो इशू। इनलाइन फंक्शन है, आप कर्ली ब्रेसेस लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पर एक सिंगल लाइन का फंक्शन लिखना चाह रहे हैं। तो रिटर्न करा देंगे यहाँ a प्लस बी। सिंपल सिंपल a प्लस बी हमने यहाँ रिटर्न करा दिया। अब हमने ऐड फंक्शन कॉल कराई। ऐड फंक्शन में a में मैंने पास करा दिया 2 एंड उसमें 5 पास करा दिया। अब इसका जो रिजल्ट आएगा वो नॉर्मली 7 आएगा, जो अभी तक हम करते आ रहे थे। कोई इसमें चेंजेस नहीं आएंगे, हमें रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं दिखेगा। बट जो इनसाइड इसके अंदर कंपाइलर जो क्या क्या करेगा, कंपाइलर करेगा यहाँ पर जो फंक्शन कॉल हो रही है वो इस फंक्शन से यहाँ पर इस फंक्शन में जंप नहीं करेगा। वो अब क्या करेगा, जो इसके अंदर कोड लिखा होगा ना, इस ब्लॉक को, इस कोड को वो इसकी जगह रिप्लेस कर देगा, इस फंक्शन की जगह रिप्लेस कर देगा। ये इनलाइन कीवर्ड का हमारा काम होता है। इसको रन करके देख लेते हैं। फिर भी 7 हमारा आउटपुट आना चाहिए। अभी हमने कुछ प्रिंट नहीं कराया, इसको प्रिंट करा लेते हैं पहले एक बार। सी आउट में इसको एक वेरिएबल में ले लेते हैं, इंटीजर सी ले लेते हैं और सी आउट करा देते हैं सी को। हमारा आउटपुट में 7 आ गया। नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखेंगे वो देखेंगे हम स्कोप एंड स्टोरेज क्लास। तो स्कोप क्या होता है, हम कोई भी वेरिएबल जो डिफाइन करते हैं अपने प्रोग्राम में, उस प्रोग्राम में उस वेरिएबल का एक्सेस कब तक रह रहा है वो डिटरमाइन करता है स्कोप। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे तो आपको उसमें क्लियर हो जाएगा। सेकंड हम देखेंगे स्टोरेज क्लास। स्टोरेज क्लास क्या होता है, वो बताता है कि वो कब तक एग्जिस्ट कर रहा है हमारे प्रोग्राम में, उसकी एग्जिस्टेंस क्या है, उस वेरिएबल की एग्जिस्टेंस कितने कब तक है हमारे प्रोग्राम में, वो स्टोरेज क्लास ये डिटरमाइन करता है।
स्कोप क्या डिटरमाइन करता है कि हम उसको एक्सेस कब तक कर सकते हैं, एक्सेस कौन से पार्ट में हम उसका एक्सेस कर सकते हैं। एंड स्टोरेज क्लास बताता है कि उसका कब तक वो एग्जिस्ट कर रहा है, वो वेरिएबल हमारा प्रोग्राम में कौन से ब्लॉक ऑफ कोड में कौन से स्पेसिफिक फंक्शन के अंदर वो एग्जिस्ट कर रहा है और कहाँ वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब दो डिफरेंट तरीके के हमारे स्कोप होते हैं। पहला स्कोप होता है लोकल स्कोप, सेकंड होता है फाइल स्कोप जिसको हम ग्लोबल स्कोप भी कहते हैं। लोकल स्कोप क्या करता है, ये सिर्फ विजिबल होता है ओनली विद इन अ ब्लॉक। अब लाइक हमने अभी तक फंक्शन बनाए, फंक्शन में कोई भी हम वेरिएबल डिफाइन कर रहे थे, तो उसका जो स्कोप होता है वो विद इन अ फंक्शन ही होगा, तो डेट इज अ लोकल स्कोप। वो लोकल स्कोप में था, उस फंक्शन उस वेरिएबल को हम बोलेंगे वो लोकल वेरिएबल है। सेकंड कौन सा होता है, फाइल स्कोप, जिसको मैंने आपको बताया ग्लोबल स्कोप भी बोलते हैं। ग्लोबल स्कोप क्या होता है, वो विजिबल होता है थ्रू आउट अ होल प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम में वो हमारे विजिबल होता है, वो पूरे प्रोग्राम में उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। लाइक हम वो जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर कर रहे हैं हम बाहर आउटसाइड दी कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड के, आउटसाइड दी ब्लॉक ऑफ कोड के हम उसको डिक्लेयर कर रहे हैं, तो हम उसका यूज जो है, एक्सेस जो है वो हम थ्रू आउट दी प्रोग्राम कहीं भी कर सकते हैं। ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक जो होता है कोड होता है बिटवीन एन ओपनिंग ब्रेसेस एंड क्लोजिंग ब्रेसेस। डज अ फंक्शन बॉडी इज अ ब्लॉक। जो हम अभी तक करली ब्रेसेस लगाते आ रहे थे, करली ब्रेसेस में एक ओपनिंग होती है, क्लोजिंग ब्रेसेस होती है, तो उसके वो उसको बोलते हैं हम ब्लॉक। करली एंड ओपनिंग ब्रेसेस के अंदर जो भी आता है वो होता है ब्लॉक। हमारे पास दो तरीके की स्टोरेज क्लासेस होती हैं। दो तरीके स्टोरेज क्लासेस में आता है, पहला ऑटोमेटिक एंड सेकंड आता है स्टैटिक। ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास में क्या होता है, ये ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फंक्शन इन विच दे आर डिफाइंड। इसके अंदर मतलब ये है कि वो उस फंक्शन के अंदर एग्जिस्ट करेगा जिसमें वो डिफाइन है, उसकी जो लाइफ टाइम रहेगी वेरिएबल की वो वहीं तक रहेगी जिस फंक्शन के अंदर वो डिफाइंड है। और सेकंड जो होता है स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक क्या होता है, वो होता है पूरे होल द प्रोग्राम उसके लाइफ टाइम रहती है स्टैटिक की, स्टैटिक वेरिएबल की। अभी आपको हम ये करके दिखाएंगे कि ऑटोमेटिक और स्टैटिक क्या होता है, तो आप एग्जांपल के थ्रू इजीली समझ जाओगे। अब हम सेकंड क्या देखेंगे, हमने जो पढ़ा था स्कोप एंड स्टोरेज क्लास, सबसे पहले स्कोप पढ़ते हैं। अब आप इस फंक्शन में भी देखो, स्कोप में जो लोकल स्कोप है, यहाँ पर देखोगे एक इंटीजर a और b जो है वो इनसाइड इस फंक्शन में डिफाइन है, वो यहाँ पर इस फंक्शन में नहीं है। अब ये जो आप ये देखोगे इसको बोलते हैं ब्लॉक ऑफ कोड। मैंने जैसे अभी आपको बताया था इसको बोलते हैं ब्लॉक ऑफ कोड। अब मैं यहाँ कोई वेरिएबल बना रही हूँ इंटीजर a, सेम नेम के बना रही हूँ इंटीजर a एंड b। a में भी पास करा देते हैं 7, b में पास करा देते हैं 3। ये दो वेरिएबल बनाए। अब यहाँ पर भी a एंड b है, यहाँ पर भी a एंड b है, आप पैरामीटर में ले लो, यहाँ पैरामीटर में नहीं लेते हैं, हम एक और फंक्शन बनाते हैं, इसको कर देते कमेंट, नया फंक्शन बनाते हैं जिससे कि और इजीली समझ आए आपको। यहाँ एक इंटीजर a लेते हैं, 6 ले लेते हैं, और एक b ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। अब यहाँ पर प्रिंट सी आउट करा देंगे a प्लस b को। अब आप देखोगे यहाँ के जो a एंड b है वो सिर्फ इस फंक्शन में डिफाइन है, उसका जो स्कोप होगा वो इस इनसाइड द फंक्शन होगा। तो इट मीन्स ये जो वेरिएबल बने हुए हैं इंटीजर a एंड b इस फंक्शन के अंदर, ऐड फंक्शन के अंदर, ये है लोकल स्कोप, लोकल वेरिएबल्स। और ये जो a एंड b है इनसाइड द मेन फंक्शन, ये भी हमारे लोकल वेरिएबल्स है मेन फंक्शन के लिए। तो a एंड b जो होगा वो सिर्फ इस फंक्शन के अंदर एक्सेस हो सकता है, वो यहाँ पर एक्सेस नहीं हो सकता जब तक मैं उसे पास ना कराऊं। जब तक मैं यहाँ पर a एंड b पास न करा दूं, यहाँ मैंने a और b पास करा दिया एड फंक्शन में, और एड फंक्शन में मैंने एक इंटीजर x लिया, एक इंटीजर y लिया, यहाँ पर इन दोनों को पास करा दिया, बट मैं यहाँ x और y का कुछ यूज नहीं कर रही, मैं सीधा a एंड b का नए वेरिएबल बना के उनको प्रिंट करा रही हूँ। तो ये बस जब तक पास ना कराओ ये भी वैल्यू जो हो रही है वो हमारी पास बाय वैल्यू हो रही है, वो जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ फंक्शन में। अब क्या हो रहा है, इसमें ये वेरिएबल्स बने हैं, ये यहाँ के लोकल स्कोप है, यहाँ के लोकल स्कोप है। अगर मुझे ग्लोबल वेरिएबल चाहिए, मुझे चाहिए कि a एंड b जो है वो ग्लोबली रहे, तो मैं उसको आउटसाइड एनी ब्लॉक ऑफ कोड के बाहर लिखूंगी। मैंने एक इंटीजर a में 5 दे दिया एंड b में
6 दे दिया। ये मैंने दो वेरिएबल बनाए आउटसाइड एनी ब्लॉक ऑफ कोड के, मैंने आउटसाइड बनाए हैं, तो ये ग्लोबल वेरिएबल हुए। अब मैं कहीं पर भी इसका यूज करूंगी, मेरे को यहाँ पर यूज करने जो दिया, मैं यहाँ पर सी आउट ए प्लस बी कराऊंगी, तो 5 एंड 6 जो होगा वो यहाँ पर आएगा आंसर में। और यहाँ पर जो मैं कराऊंगी, इसको अभी के लिए रिमूव कर देते हैं, मैं इसको बताऊंगी अगर मैं यहाँ पर भी लिखती तो क्या होगा। अभी के लिए ऐड फंक्शन कॉल करा लेते हैं, यहाँ पर पैरामीटर नहीं देते, पैरामीटर की कोई नीड नहीं हमें। सिंपल ऐड फंक्शन कॉल करा दिया और a प्लस बी करा दिया। यहाँ पर रिटर्न अगर हम ले रहे हैं तो ले लेते हैं, यहाँ रिटर्न करा देते हैं a प्लस बी, जो c में आएगा c में उसका रिजल्ट आ जाएगा। अब मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि जो a और b है ये ग्लोबल वेरिएबल है, मतलब मैं a और b का कहीं पर भी एक्सेस कर सकती हूँ, यहाँ पर भी एक्सेस कर सकती हूँ और यहाँ पर भी एक्सेस करती हूँ, सी आउट करा देती हूँ a एंड b को। अब चेक करते हैं क्या आउटपुट आएगा। पहले तो आएगा सी में क्या है, ए इनका ऐड है, ए एंड बी का। ए क्या है 5 है, 6 है, तो 11 आ जाएगा, सी में 11 आएगा, ए में हमारा 5 आ जाएगा, बी में हमारा 6 आ जाएगा। आउटपुट चेक करते हैं, जैसे आप देखोगे 11, 5 एंड 6 हमारा आउटपुट आ गया है। अब मैं आपको ये बताने वाली थी कि यहाँ पर अगर ए एंड बी लिखते हैं हम, तब क्या होगा, क्या वो इस वेरिएबल को लेगा या इसको लेगा। चेक करते हैं आंसर, 7 एंड 3। क्यों लिया, क्योंकि जो उसके ब्लॉक ऑफ कोड में जो वेरिएबल डिफाइन है वो उस वेरिएबल को एक्सेस करेगा, ना कि बाहर वाले वेरिएबल को। जो उसके नियर एकदम नियर वाले वेरिएबल है वो उस वेरिएबल को जो होगा वो उसको एक्सेस करेगा, ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस नहीं करेगा। तो ये कंसेप्ट ही आपका क्लियर हो गया होगा स्कोप ऑफ ब्लॉक ऑफ स्कोप का। एंड अब नेक्स्ट देखेंगे हम स्टोरेज का, स्टोरेज क्लास। स्टोरेज क्लास में मैंने आपको बताया जैसे कोई वेरिएबल है उसकी लाइफ टाइम कब तक है। आप अभी ये थोड़ा जो होता है ऑटोमेटिक जो होता है, यहाँ पर हम ऑटो नहीं लिखते। ऑटोमेटिक के लिए मैंने आपको दो बताए थे, एक ऑटो बताया था, ऑटोमेटिक बताया था, सेकंड आपको बताया था स्टैटिक। ऑटोमेटिक में क्या होता था, ऑटोमेटिक जो होता है वो बाय डिफॉल्ट होता है हमारा। हम कोई भी यहाँ पर डाटा टाइप लिखते हैं ना, वो बाय डिफॉल्ट वो ऑटोमेटिक ही होता है, हमें यहाँ पर ऑटो लिखने की नीड नहीं होती उसमें। ऑटो लिखो या ना लिखो वो बाय डिफॉल्ट वो ऑटोमेटिक ही है, कोई भी वेरिएबल जो हम यहाँ पर बना रहे हैं। बट स्टैटिक के लिए हमें यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड लिखने की नीड पड़ेगी। स्टैटिक कीवर्ड लिखेंगे तो हम यहाँ पर स्टैटिक वाला जो वेरिएबल होगा वो बना सकते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक जो होता है वो बाय डिफॉल्ट होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो हमने यहाँ एक एग्जाम्पल बनाया है जो स्टैटिक और ऑटोमेटिक में आपको डिफरेंस बताएगा। इस एग्जाम्पल में मैंने क्या किया है, एक फंक्शन बनाया है, फंक नेम से। फंक्शन को मैंने कॉल कराया है 5 टाइम्स फॉर लूप के अंदर, फॉर लूप चलाया और फंक्शन को मैंने 5 टाइम्स, यहाँ फंक्शन को बार बार 5 टाइम्स जो होगा कॉल होगा। अब यहाँ पर मैंने एक फंक्शन के अंदर क्या किया है, एक स्टैटिक वेरिएबल बनाया है। जैसे मैंने आपको बताया स्टैटिक वेरिएबल बनाने के लिए यहाँ पर एक स्टैटिक कीवर्ड लगाना होता है। काउंट नाम का हमने वेरिएबल बनाया है जिसको इनिशियलाइज करा दिया 0 से। अब मैंने क्या कराया, काउंट को प्लस प्लस करा दिया, मतलब काउंट को 1 इंक्रीमेंट करा दिया और प्रिंट करा दिया काउंट को, प्रिंट करा दिया काउंट को। फर्स्ट टाइम क्या हुआ, 0 था, 0 में 1 इंक्रीमेंट हुआ। यहाँ इसको ड्राई रन भी करते रहते हैं। काउंट था इनिशियलाइज 0, काउंट को इंक्रीमेंट कराया तो काउंट की वैल्यू 1 हो गई है और हमने उसको प्रिंट करा दिया। यह हमारा 1 प्रिंट हो गया है। अब दोबारा फंक्शन जब कॉल होगा फॉर लूप में, फर्स्ट पहली बार फंक्शन कॉल हुआ, सेकंड टाइम जब फंक्शन कॉल होगा तो जो हमारा काउंट था वो इनिशियलाइज 0 से था, बट अब काउंट की वैल्यू 1 हो चुकी है, तो वो बार बार इनिशियलाइज 0 से नहीं होगा, अब काउंट की वैल्यू 1 हो चुकी है। तो मतलब उसके जो लाइफ टाइम था काउंट का वो थ्रू आउट दी प्रोग्राम रहता है, मतलब पूरे प्रोग्राम में बस वो एक ही बार जो होता है इनिशियलाइज होगा। और जब भी उसके अंदर कुछ हम इंक्रीमेंट करेंगे या कुछ परफॉर्म करेंगे उसके अंदर वेरिएबल के अंदर, तो वो चेंजेस जो होंगे वो रियल मेमोरी एड्रेस जहाँ उसका काउंट का होगा वो वहीं पर जाके चेंजेस होंगे। तो काउंट 1 हो गया है तो ये काउंट की वैल्यू अब 1 है, जब काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे तो काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी। जब हम काउंट को प्रिंट करेंगे तो आउटपुट में यहाँ 2 आएगा। दोबारा काउंट फंक्शन कॉल हुआ, दोबारा यहाँ पर फंक्शन, क्योंकि 5 बार फंक्शन कॉल होगा, फॉर लूप में 5 टाइम्स हमने चला रखा है तो 5 टाइम्स कॉल होगा।
सेकंड टाइम कॉल हुआ तो 2 प्रिंट हुआ, थर्ड टाइम कॉल हुआ तो यहाँ पर दोबारा काउंट जो हुआ इंक्रीमेंट होगा और प्रिंट होगा, तो यहाँ पर आउटपुट आएगा 3। फिर से कॉल हुआ फंक्शन तो आउटपुट 4 आएगा क्योंकि काउंट दोबारा इंक्रीमेंट हुआ। फिर से फंक्शन कॉल हुआ, काउंट 5 आएगा, तो 5 टाइम्स हमारा चलेगा और 1 2 3 4 5 हमारा आउटपुट आएगा। चेक करते हैं आउटपुट। इसको पहले इसको कमेंट कर देते हैं यहाँ से, नहीं तो ये एरर देगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ 1 2 3 4 5 हमारा आउटपुट आ गया है। अगर मैं यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगाऊं तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिक कीवर्ड होगा। ऑटोमेटिक क्या कीवर्ड होता है, जिस ब्लॉक ऑफ कोड में वो डिफाइन है। इट मीन्स ये जो काउंट है सिर्फ इस फंक्शन के अंदर जो होती है इसकी लाइफ टाइम होगी। इस काउंट की जो होगी इसी फंक्शन के अंदर इसका लाइफ टाइम होगा, मतलब इसी फंक्शन के अंदर ये काउंट बनेगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फिर काउंट की वैल्यू नहीं रहेगी। तो हर टाइम जब भी कॉल होगी फंक्शन 5 टाइम्स कॉल हुआ, हर टाइम फंक्शन की वैल्यू कॉल होगी तो काउंट में 0 इनिशियलाइज होता रहेगा। इसको भी ड्राई रन करते हैं। काउंट में अभी 0 है, काउंट में 0 इनिशियलाइज हुआ, काउंट इंक्रीमेंट होके काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी। मैं सी से डिनोट कर देती हूँ यहाँ पर, काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी और काउंट को प्रिंट कराएंगे तो 1 प्रिंट हो जाएगा। ये हमारा आउटपुट में 1 आ गया। अब दोबारा से फंक्शन कॉल हुआ, सेकेंड टाइम जब फंक्शन को कॉल हुआ तब दोबारा से हमारा जो काउंट होगा वो इनिशियलाइज होगा 0 से। फिर वो काउंट की वैल्यू जो होगी चेंज नहीं हुई होगी, काउंट जो होगा नया वेरिएबल क्रिएट हुआ होगा। जब भी हम सेकंड फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो काउंट एक नया वेरिएबल क्रिएट हो रहा है, जीरो से इनिशियलाइज हो रहा है। 0 से इनिशियलाइज हुआ, दोबारा इंक्रीमेंट हुआ, दोबारा हमने प्रिंट करा दिया काउंट, तो यहाँ आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर से मैंने कॉल कराई, दोबारा 1 आएगा, दोबारा 1 आएगा, दोबारा 1 आएगा, तो 5 टाइम्स हमारे सिर्फ 1 1 1 आउटपुट आएगा। इसको भी रन करके देख लेते हैं। तो ये हमारा डिफरेंस है काउंट एंड ऑटोमेटिक में। इसको रन करते हैं तो हमारा आउटपुट में आप देखोगे यहाँ 1 1 1 शो हो रहा है। तो ये हमारा ऑटोमेटिक एंड स्टैटिक में डिफरेंस था, जो कि आता है स्टोरेज क्लास में। ऑटोमेटिक क्या होता है, जब हम ब्लॉक ऑफ कोड बना रहे हैं वो जो वेरिएबल उसके अंदर है ब्लॉक ऑफ कोड के, उस ब्लॉक में जो भी वेरिएबल है वो उसी का लाइफ टाइम जो होगा उसी कोड के अंदर ही रहेगा, उसी ब्लॉक के अंदर रहेगा उसका लाइफ टाइम उस वेरिएबल का। इट मीन्स यहाँ पर जो काउंट था उसका लाइफ टाइम सिर्फ इसी के अंदर था। जब वो यहाँ पर इनिशियलाइज हुआ, जब ये फंक्शन खत्म हुआ तो इस काउंट ये जो काउंट होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जहाँ इसका एड्रेस था वो डिस्ट्रॉय हो गया है, वो अभी अब हमारे पास नहीं है। अगर मैं यहाँ स्टैटिक लगा देती हूँ, स्टैटिक कीवर्ड लगा देते हैं, स्टैटिक कीवर्ड लगा देंगे तो अब ये क्या होगा, काउंट जो होगा ये हमारे थ्रू आउट द प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम के अंदर ये इसका वो रह सकता है, लाइफ टाइम रह सकती है पूरे प्रोग्राम में। इट मीन्स ये काउंट जो होगा 1 टाइम ही इनिशियलाइज होगा। तो ये हमारा आज के लिए था। हमने पढ़ा सबसे पहले स्कोप पढ़ा, हमने इनलाइन फंक्शंस पढ़े, हमने स्टोरेज क्लास पढ़ लिया। आज की वीडियो में आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।